अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिज़नेस फाइनेंस के एक और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम एनालाइज करते हैं और उससे कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। अब उसके बाद आज का जो हमारा लेक्चर है वो वर्टिकल एनालिसिस के बारे में है। एक मुख्तसर सा टॉपिक है। वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है, कैसे किया जाता है और इसके इस्तेमाल क्या है, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में बात करेंगे। वर्टिकल एनालिसिस की अगर बुकिश डेफिनेशन की बात की जाए तो वर्टिकल एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट लिस्ट्स ईच लाइन आइटम एज परसेंटेज ऑफ अ बेस फिगर विद इन द स्टेटमेंट. The base figure is whole at 100% with each line item representing a percentage of the whole. अब अगर इस डिफिनीशन पे गौर करें तो एक बात तो उन्होंने कहा कि जी वर्टिकल एनालिसिस जो है ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस टूल है। यहाँ तक तो हम सारे एग्री हैं। इसके अलावा यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज़ की बात की जा रही है, एक बेस फिगर की और दूसरे लाइन आइटम की। बेस फिगर क्या होता है? बेस फिगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो फिगर होता है जिसको हम डिनोमिनेटर में लेते हैं, जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तमाम आइटम्स को डिवाइड करते हैं और उन आइटम्स को हम एज अ परसेंटेज ऑफ द बेस फिगर दिखाते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट में ये बेस फिगर जो होता है ये आपका टोटल सेल्स का फिगर होता है या रेवेन्यू जिसको हम कहते हैं। और जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपका जो बेस फिगर होता है वो टोटल एसेट्स होते हैं या लाइबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी, ज़ाहिर है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो इनको हम एज 100% लेते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है? लाइन आइटम्स। लाइन आइटम्स क्या है कि इन बेस फिगर्स के अलावा जितने भी आइटम्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हैं, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट में है, चाहे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में है, चाहे वो बैलेंस शीट में है, उन तमाम आइटम्स को लाइन आइटम्स कहते हैं। और वो तमाम लाइन आइटम्स वो परसेंटेज ऑफ द बेस फिगर की शक्ल में हम दिखाएंगे और जब उनको टोटल करेंगे तो वो टोटल हमारा 100% बनेगा। ये है डेफिनेशन वर्टिकल एनालिसिस की। अब वर्टिकल एनालिसिस किया किस तरह जाता है उसकी तरफ जाते हैं हम। ये आपके सामने स्क्रीन पे वर्टिकल एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट मैंने खोला हुआ है। इसमें आपके आइटम्स आ रहे हैं, उसके बाद बिजनेस 1 है, फिर उसके परसेंटेजेस हैं, बिजनेस 2 है और उसके परसेंटेजेस हैं। अब यहाँ पे दो बिजनेसेस को भी आपस में आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जब दो बिजनेसेस को आप कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे दोनों बिजनेसेस फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री होने चाहिए। मसलन आप अगर शुगर मिल को कंपेयर करते हैं तो उसको शुगर मिल से करेंगे, ना कि टेक्सटाइल मिल के फिगर्स उठा के कंपेयर करेंगे, क्योंकि इन दोनों का तरीक़ाकार डिफरेंट है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से सीमेंट को उठाते हैं तो दूसरी तरफ पे आप इसको बैंक्स के साथ कंपेयर नहीं करेंगे या किसी हॉस्पिटल के साथ कंपेयर नहीं करेंगे सर्विसेज इंडस्ट्री से, बल्कि सीमेंट फैक्ट्री के साथ ही कंपेयर करेंगे। तो एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरी बात कि यहाँ बिजनेस 1 और बिजनेस 2 की बजाय आप एक ही बिजनेस के ओवर द ईयर्स मुख्तलिफ स्टेटमेंट ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 उसको भी कंपेयर कर सकते हैं और उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपका कौन सा आइटम जो है बेस फिगर के हिसाब से बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अब ये कैलकुलेट किस तरह किया जाता है? यहाँ पे टोटल सेल्स जो है ये हमारा बेस आइटम है इसमें, और फार्मूला क्या है? टोटल सेल्स डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये चूंकि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हैं तो ये हमारे पास हमेशा 100% आएगा बेस फिगर। इसके बाद दूसरे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज, मार्केटिंग, टोटल एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, ये सारे के सारे जब डिवाइड होंगे टोटल सेल्स पे तो ये एक फ्रैक्शन की शक्ल में आएंगे, उसका एक परसेंटेज की शक्ल में हमारे पास आएंगे। अब यहाँ पे हम शो कर रहे हैं दो डिफरेंट बिजनेसेस को, लेकिन ये सेम बिजनेस के डिफरेंट ईयर्स भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज एक बिजनेस है, उसके पिछले 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप उठा के और उनका कंपैरिजन करते हैं कि हमारे बिजनेस किस साइड पे जा रहा है, कौन सा लाइन आइटम पहले कौन से परसेंटेज पे था, अब कौन से परसेंटेज पे है। जब ये फार्मूला हम एग्जीक्यूट करते हैं
तो हमारे पास रिजल्ट क्या सामने आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें अगर आप देखें तो टोटल सेल्स 100% वो हमेशा आएगा क्योंकि बेस आइटम है। लाइन आइटम में कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 25%, ग्रास प्रॉफिट 75% और नीचे जो एक्सपेंसेस हैं सैलरीज, यूटिलिटीज, मार्केटिंग, टोटल एक्सपेंसेस वगैरह वो डिफरेंट परसेंटेजेस में आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हम करते क्यों हैं। लेट्स सपोज इन दो बिजनेसेस को आप कंपेयर कर रहे हैं। पहले हम सपोज करते हैं कि ये दो डिफरेंट बिजनेसेस हैं। अब ये दो डिफरेंट बिजनेसेस हैं, डिफरेंट का मतलब कि दो अलग अलग बिजनेसेस हैं सेम इंडस्ट्री से। एक का टोटल सेल्स है 8,50,000 और उसका प्रॉफिट आता है 2,95,000। दूसरा बिजनेस है उसका 10 लाख रुपए सेल्स है लेकिन उसका प्रॉफिट 2,86,500 है। अब अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो लॉजिकली होना तो ये चाहिए कि जिसका सेल ज़्यादा है उसका प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, जिसका सेल्स कम है उसका प्रॉफिट कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे पास रिजल्ट ऐसा नहीं है, जिसका सेल ज़्यादा है उसका प्रॉफिट कम है। अब अगर इसको आप एनालाइज करना चाहें तो मोटा मोटा आप वर्टिकल एनालिसिस से आपको पता चलता है। देखें यहाँ पे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पहले बिजनेस 1 की सूरत में हमारा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 25% ऑफ द टोटल सेल्स है, लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ 30% है। अब एक वजह तो हमें सामने समझ आ गई कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो परसेंटेज है वो बिजनेस 1 का कम है, मतलब वो कम खर्चे में चीज़ों को तैयार कर रहा है, जबकि जो बिजनेस 2 है वो ज़्यादा खर्चे 5% वो एक्सपेंसिव है। अब ये हो सकता है अगर हम इसको मज़ीद फर्दर डीप डाउन एनालाइज करेंगे तो हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ब्रेकअप निकालेंगे कि क्या वहाँ पे हमारे लेबर महंगी है, मटेरियल महंगा है या ओवरहेड्स हमारे ज़्यादा हैं। फर्दर आप जाएंगे उनको मज़ीद एनालाइज करने के लिए, जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो बिजनेस 1 75% कमा रहा है जबकि बिजनेस 2 70% कमा रहा है। उसके बाद नीचे सैलरीज पे हम आते हैं, दोनों साइड पे 30% है। इसका मतलब है ये तो हमारे अलाइंड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंट में अगर हम देखें तो बिजनेस 2 का रेंट का एक्सपेंस कम है बिजनेस 1 के लिहाज से ऑलमोस्ट 50%। और उसके बाद यूटिलिटीज़ में हम आ जाएं तो यूटिलिटीज़ का एक्सपेंस भी बिजनेस 2 का कम है। मार्केटिंग में जब हम देखते हैं तो मार्केटिंग में जो बिजनेस 2 है उसका खर्चा ज़्यादा है। इसका मतलब है कि या तो उसका जो मार्केटिंग फोर्स है उसको सेल्स ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था एज़ कम्पेयर टू बिजनेस 1। बिजनेस 1 का जो मार्केटिंग है उसका ख़र्चा भी कम है और उन्होंने अपने ख़र्चे के हिसाब से काम भी बेहतर किया हुआ है। टोटल एक्सपेंसेस अगर हम देखें तो उसमें भी 1%, चूँकि ये ऊपर वाले सब का टोटल है तो उसमें 40.29 और 41.35 स्लाइटली जो बिजनेस 2 है उसका हाई है, जिसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट जो बिजनेस 2 है वो 28.65% कमा रहा है जबकि बिजनेस 1 34.7% कमा रहा है। मकसद क्या है समझाने का कि जब आपको कोई एनामली नज़र आती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या आप अपने कंपटीटर को स्टडी करते हैं, कंपेयर करते हैं अपने बिजनेस के साथ, तो ये एक तरीका है कि आप किस तरह कंपेयर कर सकते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि ये बिजनेस 1 जो है ये बिजनेस ईयर 1 है सेम बिजनेस का और दूसरा बिजनेस ईयर 2 है। अब पिछले साल आपने 8,50,000 की सेल की थी और आपका प्रॉफिट 2,95,000 आया था। आपने अपनी मार्केटिंग का खर्चा बढ़ा दिया और उससे आपकी सेल्स भी बढ़ गई, सेल्स आपकी जो है वो 1 मिलियन तक पहुंच गई, लेकिन प्रॉफिट आपका पिछले साल से कम हुआ 8,500-9,000 रुपये। अब आप एनालाइज करते हैं कि प्रॉफिट आपका क्यों कम हुआ पिछले साल के मुकाबले में। तो जब वर्टिकल एनालिसिस करते हैं तो आपको बता देता है कि आपका प्रॉब्लम एरिया क्या है। आपका प्रॉब्लम एरिया जो है वो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जो 5% हाई है और मार्केटिंग का जो आपने खर्चा बढ़ाया है उसका कोई खतरखा आपको फ़ायदा नहीं हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट ईयर के लिए आपको पता है कि आपने क्या करना है। आपने अपनी या तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कम करना है या अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप प्राइसिंग को रिवाइज करने पे गौर करेंगे। मे बी आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाएंगे और अपनी सेल्स को भी मेंटेन रखेंगे या फिर अपने सेल्स को बढ़ाएंगे, रेवेन्यू को बढ़ाएंगे अगर प्राइस में आपके पास गुंजाइश नहीं है। तो ये यूज़ है वर्टिकल एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट या किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। वर्टिकल एनालिसिस आप बैलेंस शीट का भी करते हैं। बैलेंस शीट की एक मिसाल आपके सामने है। बैलेंस शीट में जो हमारा बेस आइटम होता है वो टोटल एसेट्स को हम लेते हैं, आपके टोटल एसेट्स, और फिर नीचे आप देखेंगे टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटी, चूँकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो ये
ये दोनों 100% आएंगे, बाकी आपके फ्रैक्शन में आएंगे, परसेंटेज ऑफ द बेस आइटम आएंगे, जितने भी लाइन आइटम्स हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, पिछले इनकम स्टेटमेंट में तो हम प्रॉफिटेबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे, यहाँ आप दूसरी चीज़ों को देखते हैं। मसलन आप कैश अवेलेबल बिजनेस को कितना है, पहली बिजनेस में जो है वो टोटल एसेट्स का 10% है, दूसरी में 12.8% है। अब अगर आप इंडस्ट्री को देखेंगे कि इंडस्ट्री में जो है वो 15% चल रहा है, तो इसका मतलब है कि 12.8% वाला बेहतर है, ये इस बिजनेस में आपको ज़्यादा चाहिए होता है। अगर इंडस्ट्री में 5% या 8% चल रहा है तो फिर बिजनेस 1 बेहतर है, क्योंकि वो इंडस्ट्री एवरेज के ज़्यादा करीब है। स्टैंड अलोन कोई भी एनालिसिस जो होता है उसकी आपको समझ नहीं आनी, उसको आपने इंडस्ट्री एवरेजेस के साथ फिर कंपेयर करना होता है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ अगर देखें तो बिजनेस 1 के 2.5% है, इसने जो है वो कम इन्वेस्टमेंट की हुई है, जबकि बिजनेस 2 जो है उसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। अकाउंट रिसीवेबल्स अगर देखें तो 7.5% और 9%। अब इसका फिर फर्दर आपने एनालाइज करना होता है, इस पे आप सीधा सीधा जंपिंग टू कंक्लूजन नहीं कर सकते कि जी 7.5% बेहतर है या 9% बेहतर है, हमें कुछ पता नहीं कौन सा बेहतर है। ये जानने के लिए कि कौन सा बेहतर है, हम एक तो इंडस्ट्री एवरेजेस को देखेंगे कि हमारे इंडस्ट्री एवरेजेस क्या है, दूसरे फिर हम देखेंगे कि हमारा कलेक्शन पीरियड क्या है, जो आगे हम रेशो एनालिसिस पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ें फर्दर हम डिस्कस करेंगे। टोटल करंट एसेट्स अगर देखें तो टोटल करंट एसेट्स बिजनेस 2 के ज़्यादा हैं, अगरचे लिक्विडिटी इसकी अच्छी है, लेकिन हो सकता है कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट 15% हो, तो उस हिसाब से फिर बिजनेस 1 अच्छा है, बिजनेस 2 अच्छा नहीं है। अगर तो इंडस्ट्री का जो है वो करंट एसेट रेशो जो है वो 30% के करीब है, तो फिर बिजनेस 2 अच्छा है, क्योंकि वो ज़्यादा करीब है और उसकी लिक्विडिटी अच्छी है। तो इस तरह से हम एक एक आइटम को परसेंटेज की शक्ल में दिखा के और उसको एनालाइज करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। एक ही बिजनेस के मुख्तलिफ ईयर्स को भी हम कंपेयर कर सकते हैं और दो सिमिलर बिजनेसेस को भी कंपेयर कर सकते हैं, और फिर फर्दर उसके लिए बेंच मार्किंग जो होती है, बेंच मार्किंग इंडस्ट्री के उठा के उसके साथ हम कंपेयर करते हैं कि इंडस्ट्री के लिहाज से हम किस तरह जा रहे हैं। तो ये था मुख्तसर सा तारुफ वर्टिकल एनालिसिस का। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इंशाल्लाह रेशो एनालिसिस के बारे में होगा। रेशो एनालिसिस मुख्तलिफ़ किस्म के रेशो हैं, आपके लिक्विडिटी रेशो हैं, आपके टर्नओवर रेशो हैं, आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ हैं। इन सब रेशोज़ को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि आप ये रेशोज़ कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं और इनको एनालाइज कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।